बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। पाकिस्तान को ट्राई सीरीज़ के फाइनल में तो शिकस्त हो गई, न्यूजीलैंड ने ट्राई सीरीज़ अपने नाम की, लेकिन मेरे ख्याल से हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फिर भी भरपूर तरीके से तैयार हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो परेशान ज़रूर हुए हैं इस ट्राई सीरीज़ के रिजल्ट को लेकर, लेकिन मेरा ख्याल है रिजल्ट इतना मैटर नहीं करता था, पाकिस्तान की अप्रोच बड़ी मैटर करती थी। ये तो बड़ा वाज़ेह था कि इस पिच के ऊपर आप पहले बैटिंग नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तान ने टॉस जीत कर भी पहले बैटिंग का फैसला शायद इसलिए किया कि वो देखना चाह रहे थे कि हम कितना टारगेट पोस्ट कर सकते हैं। अगर आप टाइटल डिफेंड कर रहे हैं तो रन्स भी डिफेंड करना होंगे, तो कुछ बहुत सारी चीज़ें थी जिनको, कुछ कॉम्बिनेशंस थे जिनको ट्राई किया जा रहा था। तो इतना खासा परेशान ना हो, चैंपियंस ट्रॉफी बाकायदा शुरू होने दें, आपको टीम बड़ी ज़बरदस्त जोन में नजर आएगी। तो इस बारे में ज़रूर आपसे गुफ्तगू करेंगे। न्यूजीलैंड की ज़रूर मैं बात करना चाहूँगा, जो मेरे ख्याल से अपनी फुल स्ट्रेंथ पर खेल रहे हैं। एक दो चेंजेस उनके भी होंगे, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त टीम लग रही है। और याद रहे कि पहला मुकाबला भी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का है जब आप चैंपियंस ट्रॉफी की बात करते हैं, और हमारे पूल में है वो। तो इस बारे में ज़रूर गुफ्तगू करेंगे और तफसील कुछ अपने मेहमानों से लेंगे कि कैसा जा सकता है ये मैच। और चैंपियंस ट्रॉफी की जहाँ तक बात करें तो कुछ ही दिन रह गए हैं, भरपूर तरीके से पाकिस्तान तैयार है चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी करने के लिए। जो मुख्तलिफ टीम्स इसमें हिस्सा ले रही हैं उनकी आमद का सिलसिला जो है वो जारी है। इंग्लैंड की टीम भी पहुँच चुकी, बहुत सारी बातें हुई हैं बहुत सारी टीम्स के बारे में, तो इस बारे में ज़रूर आपको आगाह करेंगे। और उसके बाद हमने आपसे बात करनी है भारत की टीम की, जो कि दुबई पहुँच चुकी है। ना कोई एडिशनल स्टाफ था, ना कोई प्रोटोकॉल, बड़ा ही ज़रा एक लैक क्लस्टर सा लगा एक टीम का अराइवल। हाँ, पाकिस्तान में आते तो शायद उनको पता चलता कि एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो रहा है, मेहमान नवाजी भी देखने को मिलती, लेकिन वो खुद इससे जो है वो मेरे ख्याल से महजूज नहीं हो सके, ये उनका अपना फैसला था। और इसके बाद आपसे बात करनी है प्रोजेक्ट मैदान के बारे में, जिन्होंने पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्रास रूट लेवल फुटबॉल कैंप जो है उसका इनेकाद कर दिया है। उसके बारे में भी तमाम तर तफसीलात जो हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। मेहमानों का तारुफ कराते हैं। सबसे पहले हम स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रही हैं हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, पाकिस्तान की साबिक कप्तान क्रिकेट की, इंटरनेशनल क्रिकेट कॉमेंटेटर, ब्रॉडकास्ट प्रेजेंटर, हाल ही में इस ट्राई सीरीज से भी वापस आई हैं सना मीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक बहुत ठाक। जेट लैग लग रही है, लगता है बड़ी इंटेंस सीरीज देखी है आपने। काफ़ी इंटेंस सीरीज थी। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन करें हमारे साथी एंकर और एक्सपर्ट सैयद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। आप भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्पोर्ट्स के हमारे तज्जियाकार, क्रिकेट एक्सपर्ट आज के लिए जनाब मलिक खुरम शहजाद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं खुरम साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, आप भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सना मीर साहिबा, क्या कहना चाहेंगी? आपको फर्स्ट हैंड नॉलेज है उस सीरीज़ के बारे में, और जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारे लोग एकदम से रिजल्ट को लेकर परेशान हो गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ट्राई सीरीज़ थी, आप हार गए, अभी आगे बड़ा मौका है चैंपियंस ट्रॉफी। नहीं, ऑब्वियसली थोड़ी सी परेशानी की बात ज़रूर है, क्योंकि आई थिंक कॉम्बिनेशन अभी सेट नहीं है पाकिस्तान टीम का। अगर देखा जाए जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वनडे सीरीज़ जीती, जिम्बाब्वे में भी आपको कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेस नज़र आई, उस तरह से सिर्फ एक मैच बहुत अच्छा खेला साउथ अफ्रीका में, वो भी अगर आप देखें तो दो मेन प्लेयर्स जो आपके रिजवान और सलमान अली आगा उनके 100 थे, और ऊपर से बाबर और रिजवान फ़खर और बाबर ने भी बहुत अच्छा एक स्टार्ट दिया था। पर ओवरऑल अगर आप देखें तो अभी काफ़ी लूप होल्स नज़र आते हैं आपके। डेथ बॉलिंग में नज़र आ रहे हैं आपको प्रॉब्लम्स, स्पिनर आपके इतने इफेक्टिव नज़र नहीं आ रहे, घबरार है उसको भी ऑब्वियसली लोग रीड कर रहे हैं। तो इश्यूज़ तो अभी टीम के नज़र आ रहे हैं। उसके बरक्स अगर आप देखें तो बाकी टीम्स बड़ी सेटल्ड नज़र आ रही है। न्यूजीलैंड तो बहुत ही सेटल्ड थी, वो तो उन्होंने दिखा दिया, अनबीटन रही। इवन साउथ अफ्रीका में जो टैलेंट नज़र आया, मैथ्यू ब्रेट्सकी जो इस चैम्पियनशिप का हिस्सा भी नहीं है, जिस तरह की इनिंग्स उन्होंने खेली हैं, और अभी उनके जो बॉलिंग यूनिट है उसके तो बहुत से प्लेयर्स ने अभी ज्वाइन करना था, तो अभी वो फुल फ्लेज अपनी बॉलिंग से नहीं खेल रहे थे। इवन कॉर्बिन बॉश मेरे ख्याल से। हाँ जी, तो वो दूसरा मैच वो खेले जिसमें पाकिस्तान जीता है, बट अभी ऑब्वियसली रबाडा जो हैं और बहुत सी उनकी अभी लोगों ने आना था, माकरम नहीं थे, तो आई थिंक उस हिसाब से देखें फिर भी उन्होंने 350 किया हम लोगों पर। तो थोड़ा सा पाकिस्तान को आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। जिस तरह की अभी 11 नज़र आ रही है और जो बैटिंग ऑर्डर अभी नज़र आ रहा है, मुझे लगता है इससे पाकिस्तान का जीतना इतना अच्छा, एक चीज़ पर आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे हलकों से ये सवाल भी आया है और कुछ एनालिसिस भी है कि सिर्फ एक प्रॉपर ओपनर ना खिलाने की वजह से सारा ऑर्डर डिस्टर्ब हो चुका है। तो आप भी एग्री करती हैं कैसे? ये बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ। देखिए अगर बाबर आजम को देखें तो उनकी मैक्सिमम रन्स जो हैं पूरी 90% रन से उससे भी ज़्यादा वन डाउन पोजीशन के ऊपर हैं, और आपके पास सऊद शकील मौजूद है, आपके पास और ऑप्शंस ऐसे मौजूद थे जिनको आप सिलेक्ट भी कर सकते थे या आप ला सकते थे टीम में। पहले ही एक बंदे के रन्स उस तरह से फ्लो में नहीं आ रहे, आपने टेस्ट में भी उनका नंबर बदल दिया, वनडे में भी आप उनका नंबर बदल रहे हैं, तो इसकी सेंस मुझे समझ नहीं आती। आई थिंक बेहतर यही होगा कि अगर उनको उसी जगह पे, इवन दो कि नंबर से मेरा नहीं ख्याल उनका इतना फ़र्क पड़ रहा है, उनका ज़्यादा इशू जो नज़र आ रहा है वो अपने फोकस कर रहे हैं, उनके बैट पे बॉल
बहुत ज़बरदस्त उनका आ रहा है, टाइमिंग बहुत अच्छी है, सिर्फ उनको अपना अटेंशन स्पैन ज़्यादा करना है। बट फिर भी मुझे ये लगता है कि अगर बाबर आजम वन डाउन खेलें तो शायद टीम के ज़्यादा बेहतरी हो, क्योंकि जो भी है आपका जो वनडे क्रिकेट का पहले 10 ओवर्स हैं उसमें आपको अटैक पे जाना ही जाना है, तो बाबर को अपने शेल से निकलना पड़ेगा। तो वहाँ पर कितना अटैक करना है, वहाँ पर हो सकता है कि वो कभी कभी ओवरडू कर जाएं। तो मेरे ख्याल से उनको अगर आप वन डाउन ही रखें और आप सऊद शकील से बेशक ओपन करवा लें, या आप देखेंगे क्या आप ऑप्शंस कर सकते हैं। उस्मान खान को आपने सेलेक्ट किया है या उनको खिलाएं, या फिर उनसे किसी और को उनकी जगह आप रखते हैं एज एन ओपनर। अब्दुल्ला शफीक को हमने बहुत जल्दी आई थिंक ड्रॉप कर दिया। तो काफ़ी चीज़ें हैं अभी ठीक होने वाली। खुशदिल शाह, फ़हीम अशरफ की वापसी देखी भी उतना कुछ इम्प्रेसिव नज़र नहीं आए, तो बहुत से अभी क्वेश्चन मार्क हैं। होपफुली मैचेस में इतना टाइम मिले कि उनको आप दूर कर सकें, पर थोड़ी सी परेशानी की बात पर थोड़ी सी है परेशानी, तो कप्तान ने कह दिया थोड़ी सी परेशानी ज़रूर है। सईद मोहम्मद वैस, आप क्या कहना चाहेंगे? बॉलिंग को लेकर ख़ास तौर पर थोड़ी तनकीद हुई है। एक साबिक कप्तान भी हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, जिन्होंने बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना शाहीन शाह अफरीदी को बनाया है कि उस तरह की परफॉर्मेंसेस नहीं है जो आप अपने एक स्टार बॉलर से चाहते हैं। देखिए अहमद भाई, जो तनकीद बनाई गई है निशाना, फिर मैं कहता हूँ कि शायद आप रिसेंबल कर रहे हो अपनी बॉलिंग को ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका सीरीज़ के अंदर आपको सीम मिल रहा था, क्योंकि वो सीमिंग कंडीशंस हैं। वहाँ पर आपके बॉलर्स ने ऑब्वियसली रिवर्स स्विंग भी आपको मिला, फिर जिस तरीके से 140 पे ऑस्ट्रेलिया को आउट की हिस्ट्री भी आपने बनाई है। तो आपको पता है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भी हम बात कर रहे थे कि जब आप जाओगे खेलने चैंपियंस ट्रॉफी, विकेट्स बिल्कुल डिफरेंट होंगी, वहाँ पर आपको सीमिंग कंडीशन शायद ना मिले, ऊपर से ड्यू फैक्टर बहुत ज़्यादा एक रोल प्ले करेगा, आसान नहीं होगा किसी के लिए बॉल को सीम करना। तो कहीं ना कहीं आपको वो बॉलर ज़्यादा कामयाब रहेंगे जो कि बैक ऑफ द हैंड हो गया, स्लोअर वंस जो सा उसके ऊपर ज़्यादा डोमिनेट करेंगे। अब इस चीज़ को तो मैं भी कहीं ना कहीं रियलाइज़ करता हूँ कि शायद हमारे बॉलर्स, अगर आप वनडे क्रिकेट से निकाल के देखें तो हम लोग आज भी T20 मॉड के अंदर ज़्यादा गेम को अपने रिवॉल्व करते हैं, चाहे वो बॉलिंग की बात करें, चाहे अपने बैटिंग की ऑर्डर की आप बात कर लें। अभी भी आप बैटिंग ऑर्डर की आप बात करें, जो कप्तान बात करी थी बाबर का स्पेसिफिकली, आपने उसको ओपन तो करवा लिया यहाँ पर, क्योंकि आपने जो 2-3 चेंजेस की थी वो पूरा का पूरा स्क्वाड आपने खुद डिस्टर्ब किया, जो कि आपका स्क्वाड जब चैंपियंस की बात हो रही थी कि पाकिस्तान बड़ा तगड़ा एक चैंपियन स्क्वाड के साथ जाएगा, उसको आपने खुद ही डिस्टर्ब किया। आप 3 प्लेयर्स उसके अंदर लेके आए। बाबर आजम पहले ही आपको पता है वन डाउन पोजीशन की बात करूं 61-60 की एवरेज के करीब करीब वो खेल रहे हैं, विराट कोहली के साथ हैं। आपने पोजीशन चेंज करके क्या किया कि मिडल ऑर्डर को पहले ही प्रेशर में डाल दिया, क्योंकि उसके इर्द गिर्द पहले ही मिडल ऑर्डर घूमता था पूरा कि उसकी परफॉर्मेंस पेस के ऊपर। बैट पे बॉल तो आ रहा है, जैसे कप्तान ने भी कहा, जो 2-3 ड्राइव्स मारी हैं पता लग रहा था कि यार गुड निक में नजर आते हैं, लेकिन कन्वर्ट करना 50-100 वो दिमाग से आपको थोड़ा बहुत उसको करना पड़ता है। अच्छी बात है कि आपने मीडिया के अंदर बैठ के भी ये बात कर ली कि यार किंग विंग नहीं हूँ, क्योंकि वो प्रेशर बिल्डअप होता है। देखें जब आप किसी को फ्रेज कर नेम देते हो ना, खास करके कि यार वो ग्रेट है या ये है, तो उसका जब आप करो कि स्कोर नहीं हो रहा, कॉन्फिडेंस में नहीं है, उसके ऊपर वो प्रेशर बिल्डअप होता है। क्योंकि जब ड्रेसिंग रूम में भी आप होते हो तो इर्द गिर्द जितना भी आपका जो बैटिंग का माहौल है सारा आपकी तरफ घूम रहा होता है, क्योंकि आप एक सीनियर कैंपेनर, यहाँ पर उसका क्लिक करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन मेरी आज भी शिकायत वो ये थी कि यार एटलीस्ट अगर आपने वो 3 लड़कों को आप लेके आए थे पाकिस्तान स्क्वाड में, फ़हीम की बात कर लूँ, उस्मान खान की बात करूँ, खुशदिल ने चले मैचेस खेले हैं, उस्मान खान ने इससे पहले बहुत ज़्यादा T20 क्रिकेट खेली, जिसकी अपना बलबूते पे आप उसको लेके आए, BPL की परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ। एटलीस्ट आप उसको एक गो तो देते हैं ना, कम से कम आपको एक जज हो जाता कि यार हमारा कॉम्बिनेशन क्या होगा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। आपने उसको मैचेस नहीं खिलाए, दैट मीन्स फिर मैं कह रहा हूँ कि आम इंसान के दिमाग में आप फिर शक पैदा करते हो कि यार आप यहाँ तो सेव कर रहे हो या कुछ और मामला है। एटलीस्ट आप खिलाते। फिर बात हो रही थी कि शायद उसको आप ओपन भी करवा दो फ़खर जमान के पास, अगर वो ओपन वाला मामला क्लिक कर जाता तो उसका फायदा क्या था, फ़खर आपका बाबर आपका मिड ऑर्डर को स्टेबल कर सकता था। वन डाउन पोजीशन की मैं बात कर रहा हूँ। ये चीज़ डिबेट ही अब इख्तिताम को पहुंच जाती है, तो एज एन ओपनर फिर आप उनको किस तरह, क्योंकि जिस तरह सना ने कहा मेरे ख्याल से सारे इस बात से एग्री करते हैं कि बॉल उनके बैट पर बहुत ज़बरदस्त आ रहा है, लेकिन आई थिंक कभी कभार आप एक छोटी सी परफॉर्मेंस दूर होते हैं अपनी फॉर्म वापस गेन करने में। देखें अगर आप बाबर की चलें पिछले लास्ट मैच की मैं बात कर रहा हूँ, जो 2-3 कवर ड्राइव्स उसने मारी थी, जब प्लेयर जो उनसा फॉर्म के अंदर और जब बॉल अच्छा बल्ले के ऊपर आ रहा, कॉन्फिडेंस लेवल है ना, तभी वो ड्राइव्स लगती हैं, पता लग रहा था कि कॉन्फिडेंस है उनके अंदर। शायद पोजीशन एडजस्टमेंट का मसला है, क्योंकि आप वन डाउन पोजीशन पूरी जिंदगी खेलते हुए, मुझे पता लोग कहते हैं कि उसने इस्लामाबाद यूनाइटेड हो या एज एन ओपनर भी खेला है, अगर मैं गलत नहीं, अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी बहुत से मैचेस में ओपनर ही खेला है, लेकिन ये डिफरेंट फॉर्मेट है। देखिए आप रिप्रेजेंट करें पाकिस्तान और वो भी किस लेवल पे करें, चैंपियंस ट्रॉफी जो कि डिफेंडिंग चैंपियंस है, वहां पर वैसे ही अगर मैं फॉर्म की बात करूं तो उनकी फॉर्म लगी हुई है, लेकिन अनस्टेबल फॉर्म है कि आप 30-35 तो कर रहे हो लेकिन बड़ी इनिंग्स आपसे नहीं खेली जा रही, तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड चल रहा होता है। तो बाबर देखें बड़े प्लेयर हैं, आप उसके ऊपर डाउट नहीं कर सकते,
जब भी कैमरा लगता है कमेंटेटर्स की बात करूं, वो कमेंटेटर्स कर जरूर था, मैं तो भूल गया बताना कप्तान। उस दिन मैं और अहमद बात कर रहे थे, जैसे जैसे आउट हो रहे थे हमने कहा कमेंटेटर्स कर से कप्तान तो नहीं कहीं आउट करवा रही है कि जिस तरीके से और प्लेयर्स साथ ही हमारे out हसनैन हो ने रहे वो गेंद कर दी और कैमरा फौरन सना मीर पर चला गया वहां पर। तो क्या तासुरात थे आपके उस वक्त, क्या आप वो सोच रहे थे? तासुरात तो आपने देख ली थे क्योंकि वो बॉल कीपर से भी बाहर और पिच से भी बाहर चला गया था, तो वो हो जाता है कभी कभी, आप ड्यू हो या आई डोंट नो, मुश्किल लेकिन होता एज अ कमेंटेटर क्या आप कमेंटेटर्स कर्ज पर यकीन रखती हैं? देखिए हमारी टीम को नज़र बड़ी जल्दी लगती है, जैसे ही आप तारीफ शुरू करते हैं तो हमें तारीफ कभी कभी वापस लेकिन हमारे करनी साथ तो ये हो रहा था, हम न्यूजीलैंड की तारीफ कर रहे थे और 4-5 ऊपर नीचे आउट हो गए साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो हम तो ये सोच रहे थे तो नहीं, अब- कि क्या कोई ऐसी, क्योंकि आप कमेंटेटर्स के सर्कल में हैं, क्या कोई ऐसी चीज़ एग्जिस्ट करती है नेल्सन या कमेंटेटर्स नहीं, नेल्सन पे तो अक्सर लोग कहते हैं हम एक टांग उठा लेंगे उस पर करते हैं, बट मुझे लगता है हमारी टीम को नज़र ज़रा नजर ज़्यादा लगे। बड़ी एक पर्टिनेंट बात ज़रूर है। मलिक खुर्रम सिजाद साहब, आप क्या सोचते हैं, क्योंकि बहुत जिस तरह सना ने कहा थोड़ी सी परेशानी है और वैसे भी कुछ खदशात जो हैं वो जाहिर किए हैं, लेकिन ट्राई सीरीज़ अब अपने इख्तिताम को पहुंच गई। अब ऑब्वियसली आई थिंक जब टूर्नामेंट होता है तो आपकी टीम एक डिफरेंट जोन के अंदर उतरती है, तो अब ना हम सिलेक्शन पर बात कर सकते हैं ना कुछ और, क्योंकि वजह ये कि अब आपका स्क्वाड फाइनल हो चुका है, इसी से आपने टूर्नामेंट खेला। बिल्कुल ऐसे ही देखिए, ऐसा ही आपने कहा, जो टीम अब इसको लेके चल रहे हैं इसके लिए हमारी गुड विशेस भी हैं और बीइंग अ पाकिस्तानी और क्रिकेट ऑर्गेनाइजर। और जहाँ तक देखें अगेंस्ट साउथ अफ्रीका जो पाकिस्तान ने परफॉर्म किया तो काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग कॉल थी। फिर उसके बाद जो फाइनल के अंदर जो परफॉर्मेंस आई तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट दो एक्सट्रीम्स हो जी गए। बिल्कुल ऐसे ही है। और आपको पता है कि पाकिस्तान ने हिस्ट्री में जाके एक बड़ा रिकॉर्ड जो है चेस किया, स्पेशली देखें ऑल क्रेडिट गोज़ टू जिस तरह मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा ने परफॉर्मेंस दी। तो इसी तरह स्पेशली बाबर के हवाले से मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि मेजॉरिटी रन्स जो हैं इनकी इनिंग्स के वो नंबर 3 हैं और इस इधर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जो है रिजवान जो है वो एक अच्छा चॉइस हो सकते हैं एज ए ओपनर, क्योंकि अगर दूसरे स्लॉट्स में आप देखें तो आपके पास इस वक्त कोई स्पेशलिस्ट ओपनर नहीं है जो आके फ़खर ज़मान के साथ करें ओपनिंग वगैरह, क्योंकि फ़खर ज़मान काफ़ी अच्छी प्राइम फॉर्म में और जाते के साथ ही एग्रेसिव इनिंग खेलते हैं, अटैकिंग इनिंग खेलते हैं, टोटली प्रेशर बिल्ड कर देते हैं। और अब आपको पता है कि चैंपियन ट्रॉफी स्टार्ट होने वाली है और न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, तो इसके अंदर कॉम्बिनेशन जो है स्पेशली अगर रिजवान ऊपर आएँ और लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जो है वो ओपन करें तो एक डिफरेंट हो सकता है। अच्छा खुर्रम, इसमें ये बड़ा ज़रूरी है कि हम सलमान अली आगा के रोल को डिस्कस करें, क्योंकि अगर आप बॉलिंग, फील्डिंग या बैटिंग की बात करें तो बहुत अरसे बाद पाकिस्तान में एक कंप्लीट प्लेयर टीम के अंदर पैकेज नजर आया। आता है। नहीं बिल्कुल ऐसे ही देखें, सलमान अली आगा ने जिस तरह से आपको पता है कि स्पेशली वाइट बॉल क्रिकेट में काफ़ी स्पेशलिस्ट हैं, आप T20 फॉर्मेट देख लें या वनडे फॉर्मेट देख लें, उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी है। जहाँ देखें आपको ब्रेक थ्रू की ज़रूरत होती है, आते हैं और क्रूशल टाइम पे आके ब्रेक थ्रू भी दे देते हैं और रन्स भी सेव करते हैं। देखें एज ए स्पेशलिस्ट फील्डर होना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे आप 10 से 12 रन सेव भी कर सकते हैं। और दूसरे एंड पे जहाँ तक बैटिंग की देखें, जाते के साथ ही उन्होंने एक पार्टनरशिप बिल्ड की और बहुत अच्छा देखें विकेट के चारों तरफ स्ट्रोक खेलते हैं और बड़े स्टाइलिश प्लेयर हैं, जिस तरह से रन्स खेल रहे होते हैं उनका देखें कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर है और उनके अंदर देखें लीडरशिप क्वालिटीज़ भी हैं, तो उनको वाइस कैप्टन भी रखा गया था। और साथ में दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो काफ़ी अरसे के बाद पाकिस्तान को एक कंप्लीट जो है ऑलराउंडर नज़र आया है, स्पेशली जैसे हफीज़ थे, हफीज़ के बाद अपना थे शोएब मलिक थे, तो शाहिद अफरीदी थे, तो उसके बाद अब आपको एक नज़र आएंगे सलमान अली आगा। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि वो पूरे आपके 10 ओवर्स के बॉलर बनते हैं, जिस मकसद से शायद खुशदिल शाह को टीम में लाया गया या रिजवान अब और ऑप्शंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी समझते हैं कि इतनी पोटेंशियल है कि सलमान अली आगा को पाकिस्तान के लिए मिडल ओवर्स में हर मैच में वो 10 ओवर्स कर सकते हैं आपके? नहीं देखिए, उनके अंदर कैपेसिटी तो है बिल्कुल और कर भी सकते हैं, कैपेबल भी हैं। और जिस तरह से आपने इनको वनडे फॉर्मेट में देखा है, डोमेस्टिक क्रिकेट में आते हैं, काफ़ी अच्छे स्पेल्स वगैरह भी करते हैं। और दूसरे एंड पे मैं स्पेशली बात करना चाहूँगा फ़हीम अशरफ के हवाले से। देखिए उनको एज ए ऑलराउंडर का लिया गया है, तो उनसे भी कंप्लीट ओवर्स कराए जाएँ। उनको पता नहीं क्यों सेव किया गया, 2 ओवर्स कराए गए और इस वक्त जो है काफ़ी इफ़ेक्टिव हो सकते थे अगर उनसे लॉन्ग स्पेल्स कराए जाते। और इस वक्त सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान को थोड़ा सा है स्पिनर्स के हवाले से, क्योंकि खुशदिल शाह भी उस तरह से अगर देखा जाए तो एज ए स्पिन यूनिट में वो इफेक्टिव नज़र नहीं आ रहे जिस तरह से सलमान अली आगा हो सकता। लेकिन जो करंट लॉट है उसमें अगर आप एक स्पिनर खिलाते तो क्या आपके ख्याल में भी अबरारी थे या कोई और ऑप्शन ऐसी थी जिसको पाकिस्तान वनडे में कंसिडरिंग के चैंपियंस ट्रॉफी ट्राई कर सकते थे एज ए स्पेशलिस्ट स्पिनर? देखिए अब तो स्क्वाड अनाउंस हो गया, हालांकि इससे पहले काफ़ी डिबेट की भी गई, उसके अंदर आपके चॉइस हो सकते थे सुफियान मुकीम हो सकते थे पर टू यंग थे, फिर उसके अलावा स्पेशली आपके शादाब थे, वो थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म थे, उनके हवाले से काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि लोगों ने तो इवन साजिद खान का भी नाम ले साजिद लिया। खान का भी कहा, नोमान अली का, फिर नोमान अली का आपको पता है थोड़ा एज ब्रैकेट भी है, रेड बॉल से ज़्यादा खेलते हैं, हालांकि वाइट बॉल में भी काफ़ी इफेक्टिव हैं वो।
बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन मेरे ख्याल से ये सवाल बहुत बड़ा है क्योंकि पाकिस्तान के स्पिनर को लेकर ये सवाल ज़रूर चलता रहा है। एक छोटे से वक्फे की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे, गुफ्तगू जारी रखेंगे। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360। अब आपसे मजीद कुछ गुफ्तगू करेंगे खेलों को लेकर। फुटबॉल की बात करनी है, जहां पर पाकिस्तान में फुटबॉल का ग्रास रूट का सबसे बड़ा कैंप जो है उसका इनेकाद कर दिया गया है। प्रोजेक्ट मैदान के अंडर जो है इस कैंप का इनेकाद किया गया और पूरे पाकिस्तान से ग्रास रूट लेवल पर जब आप टैलेंट लेकर आते हैं तो मेरे ख्याल से उसको एक बहुत ही ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म मिल रहा है। तो इस बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें मैनेजर मैदान प्रोजेक्ट जनाब रेहान ताहिर। अस्सलाम वालेकुम रेहान जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। रेहान, क्या तफसीलात बताना चाहेंगे? जो पाकिस्तान का हम कह रहे हैं सबसे बड़ा ग्रास रूट लेवल फुटबॉल कैंप है, इसका इनेकाद हो चुका है, कहाँ तक हम गए हैं, कहाँ कहाँ से टैलेंट जो है वो लेकर आए? जी सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। यकीनन पाकिस्तान का ये एक सबसे बड़ा ग्रास रूट फुटबॉल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। पाकिस्तान की इस वक्त हम 25 से ज़ायद शहरों में इन ट्रायल्स को हमने मुकम्मल किया। 2000 से ज़ायद बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया और राइट नाउ 165 बच्चे जो हैं इस वक्त वज़ीराबाद एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स में हमारे पास मौजूद हैं, जिनकी तमाम ट्रैवलिंग, लॉजिंग, तमाम चीज़ें जो है हम इसको मैनेज कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट मैदान के तहत। अच्छा, इसमें हमारा बुनियादी मकसद ये था कि वो बच्चे जो कम आमदनी हैं, कम वसाइल वाले बच्चे हैं, जिनको फ़ुटबॉल का शौक़ है लेकिन वो बाबरे मजबूरी किसी जगह पर काम करने पर मजबूर हैं, किसी जगह पर अपनी रोज़ी रोटी कमाने के चक्कर में मजबूर हैं, हम क्यों ना उनको इंगेज करें। तो ये हमने तमाम शहरों में बशमुल कोयटा, कराची, लियारी, KPK के मुख्तलिफ शहर, पंजाब के मुख्तलिफ शहर, कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में हमने इन तमाम ट्रायल्स में तमाम बच्चों को मौका दिया कि वो आएँ, अपनी सलाहियतों को मनवाएँ, दिखाएँ और उनको हम आलमी स्तर पर लेके जाएं, जिसपे नॉर्वे कप 2025 और अमेरिका में होने वाला स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 हमारे अहदाफ में शामिल है। इन बच्चों को ना सिर्फ हम टेक्निकल स्किल सिखा रहे हैं, वहाँ पर हमारे पास माहिरीन कोचेज़ मौजूद हैं, साथ साथ हम उनको जो है वहाँ पर उनकी सोशो इकनॉमिक ग्रोथ के हवाले से भी ट्रेनिंग कर रहे हैं। उनको वो स्किल के साथ साथ एक एटमॉस्फेयर भी दे रहे हैं कि पाकिस्तान के बच्चों पर अगर काम किया जाए तो यकीनन वो बच्चे किसी से कम नहीं है। ये एक फ़ेज़ है सर, मैं समझता हूँ ट्रांसफॉर्मेशन का, कि वो बच्चे जो फुटबॉल की दुनिया में पाकिस्तान में आना चाहते थे आगे, उनको एक मौका मिला है, उनकी आवाज़ बनाए। और इस प्रोजेक्ट मैदान के तहत हमने तमाम लोकल एकेडमीज़ को, लोकल कोचेज़ को पहली मरतबा इतना मोबलाइज़ किया है और जिसमें हमारे साथ अब मावनीन भी शामिल हो रहे हैं ताकि हम इन बच्चों को ना सिर्फ खेल की सहूलियात दें बल्कि उनकी सहूलियात के साथ साथ उनकी माशी ज़िंदगी की मामलात को भी बेहतर कर सके। तो इसका 2 वे अल्हम्दुलिल्लाह एक कॉन्सेप्ट के ऊपर हमने काम किया और इसकी बड़ी पज़ीराई है। इस वक्त पाकिस्तान में हर बच्चा जो फुटबॉल से लव करता है वो प्रोजेक्ट मैदान के इस काविश को सराहा भी रहा है और अटैच भी है। अच्छा, इसमें पोस्ट रिजल्ट्स को हम कैसे डिस्कस करेंगे? क्योंकि मेरे ख्याल से ऐसी चीज़ के अंदर सक्सेस स्टोरीज़ बड़ी ज़रूरी होती हैं। ज़रूरत है कि वो सक्सेस स्टोरीज इन्हीं बच्चों को बताया जाए कि आपकी तरह ये थे जो अब, तो आपके प्रोग्राम से माजी में भी जितने लोग गुजरे हैं, ख़ास तौर पर जो नॉर्वे में भी खेल कर आए, उनसे भी इन टच रहते होंगे। किस तरीके से हमने वो ट्रांसफॉर्मेशन देखी? क्योंकि सिर्फ वो नहीं है, उनका पूरा घर है, उनकी लोकेलिटी है, वो तमाम तर चीज़ें फिर ट्रांसफॉर्म होती हैं। जी, इसमें 2 चीज़ें हैं जो बात करना मैं जिनके ऊपर चाहूँगा ज़रूर। एक तो ये कि वो बच्चे जो बच्चे हमारे साथ अटैच होंगे फॉर द लॉन्ग टर्म जिम एसोसिएशन के साथ, जिनको हम तैयार करेंगे फॉर द नॉर्वे कप, यकीनन 165 में से कुछ बच्चे स्क्रीन आउट हो जाएंगे आफ्टर रमज़ान। फिर जब दोबारा कैंप लगेगा तो कुछ बच्चे रह जाएंगे और आखिर में फाइनली फिर 15 और 20 के स्क्वाड को हम मुंतखब करेंगे फॉर नॉर्वे कप। हम उन तमाम बच्चों को जो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के साथ हमारे साथ इंगेज होंगे, हम उनकी फैमिलीज़ को स्टाइपेंड भी देते हैं ताकि वो अपनी वालदा वालिद जो हैं, जो ज़रूरत ज़िंदगी के लिए इन बच्चों को मजबूर करते हैं काम करने के लिए, जो इनको भेजते हैं दिहाड़ी कमाने के लिए, एक तो उनकी भी कहीं ना कहीं दादरसी हो सके और वो मुतमईन हो सके। दूसरी बात यह है कि 2014 और आज 2025, तो ये 11 साल का एक बड़ा शानदार सफ़र है जिसमें पाकिस्तान की कौमी फ़ुटबॉल टीम में हमारे 5 बच्चे इस बात का अदा करते हैं कि प्रोजेक्ट मैदान अल्हम्दुलिल्लाह आज अपने पूरे जोश व खरोश के साथ
मंजर आम पर मौजूद है। दूसरी बात ये कि हमारे इस वक्त 30 से ज़ायद बच्चे जो हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में जा चुके हैं, जैसे पाकिस्तान नेवी, आर्मी, पाकिस्तान के दीगर इदारे, जहाँ पर ये बच्चे अब रोज़गार भी कमा रहे हैं और फुटबॉल की दुनिया में नाम कमा रहे हैं। तीसरी बात ये है कि अभी 3 हफ्ते कबल हमारा एक नौजवान है शाइक दोस्त, आप जानते हैं पाकिस्तानी कौमी फुटबॉल के खिलाड़ी रहे, वो हमारे 14 के कैंप में भी थे, 18 के कैंप में भी थे, और सिलवाकिया में होने वाला जो उनका क्लब है उन्होंने 72,000 यूरो पे उस बच्चे को कॉन्ट्रैक्ट उसका हुआ है। तो ये बहुत बड़ी एक एजाज़ की बात है। ना सिर्फ वो बल्कि जुनैद शाह हैं जो अभी कौमी टीम में खेल रहे हैं, इसके अलावा 2 बच्चे हमारे पुर्तगाल में मुख्तलिफ क्लब के साथ अटैच हैं 2019 में, और जो बाकी मानदा बच्चे हैं हम उनके लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि उनको ना सिर्फ अपने स्कूल्स में एज आ स्पोर्ट्स टीचर के तौर पर, इंस्ट्रक्टर के तौर पर कहीं पर इनको इंगेज किया जाए या दीगर चीज़ों में। हर बच्चा तो एक फ़ुटबॉल का जो है नामवर खिलाड़ी नहीं बन सकता, लेकिन हमें यकीन है कि इनमें से कोई ना कोई बच्चा ज़रूर दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। और अब पाकिस्तान में फ़ुटबॉल का जो रिवाइवल आ रहा है, मैं समझता हूँ कि ये इन तमाम बच्चों की एक तो अच्छी और मस्बत सोच को भी दिखाता है, और वो हमारे साथ अटैच भी हैं और वो चाहते हैं कि हमें वही स्किल मिले जो एक आलमी सतह के मैदानों के बच्चों को मिल रही हैं। और उसकी मिसाल ये है कि नॉर्वे कप 2023 हो, नॉर्वे कप 2024 हो, कतर का वर्ल्ड कप हो या रशिया का आलमी फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप हो, स्ट्रीट चाइल्ड का, हमने इन बच्चों को मौका दिया और अब ये बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह इनकी डिमांड भी बढ़ी है और इन बच्चों की इंगेजमेंट भी बढ़ी है ताकि उनके रिसोर्सेज में इजाफा भी हो। जी सनामीर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग लाइवलीहुड्स। तो जिस तरह मैंने कहा कि वो बच्चे, उनको रोल मॉडल्स की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर जिस तरह रेहान ने फरमाया कि उनके पेरेंट्स को अगर आप कोई स्टाइपेंड दे रहे हैं तो वो कंफर्ट जोन बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है कि उनकी फाइनेंसेस जो हैं वो इम्पैक्ट नहीं होंगे बल्कि इसके ज़रिए और बेहतर हो सकते हैं। देखिए बिल्कुल, ये स्पोर्ट भी ऐसी है पाकिस्तान में जिसका एक बेइंतहाशा शौक़ है, पर लोगों को वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। अनफॉर्चुनेटली आप हमारी मेन जो फुटबॉल एसोसिएशन है वो तो हर दूसरे दिन बैन हुई होती है, तो एक ऐसा मौका यहाँ पर प्लेयर्स को मिल सकता है, बच्चों को मिल सकता है अपना इस शौक़ को भी पूरा करने का और इस स्पोर्ट को फ़रोग़ देने का। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट है और जिस तरह से इन बच्चों की पूरी ट्रांसफॉर्मेशन है, आई थिंक इनको फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इनको ये सब चीज़ें भी सिखानी चाहिए, साथ साथ के इनको अगर इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं उनको इस्तेमाल कैसे करना है और आहिस्ता आहिस्ता किस तरह से ये पूल ऑफ प्लेयर्स ग्रो करना है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि वो आके उनके अंदर ये एहसास भी पैदा हो कि उन्होंने वापस आके किसी तरह सर्व करना है, चाहे वो मॉनेटरी तरह से करें, अपने टाइम के हिसाब से करें, कि हम बिल्ड करें ये कम्युनिटी की। आई थिंक कम्युनिटी बिल्डिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है स्पोर्ट्स के अंदर और ख़ास तौर पे स्ट्रीट चाइल्ड के अंदर, जहाँ पर अनफॉर्चुनेटली हमारे बहुत से बच्चे जो हैं वो इस मुश्किल में हैं और पेरेंट्स जो हैं उनको भी समझाना, उनकी अवेयरनेस को भी यहाँ पे लाना बड़ा ज़रूरी है कि मतलब वो जब बच्चे आते हैं इस दुनिया में तो हम उनको बेहतर मुस्तकबिल दे सकें। तो आई थिंक बहुत सी चीज़ें इसके थ्रू हो सकती हैं और बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है ओवरऑल। वैसे आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप भी टैलेंट स्काउट जो एक पूरा मरला था उसमें मौजूद रहे हैं, मुख्तलिफ शहरों में आपने देखा है, जैसे रेहान ने भी निशानदेही की और सना ने भी कहा कि शौक़ बहुत ज़्यादा है, टैलेंट भी बहुत है, लेकिन बात वही है कि उनकी सरपरस्ती बड़ी ज़रूरी है। तो आपने उस टैलेंट को किस तरह गेज किया जब आप मुख्तलिफ शहरों में गए? यार तो अगर इस प्रोजेक्ट की बात करूँ तो अराउंड मोर देन इस वक्त 27 से 28 जोन से डिस्ट्रिक्ट्स के हम लोग स्काउटिंग कर चुके हैं। और अगर मैं बात करूँ प्लेयर्स की तो अराउंड मोर देन 2100 के करीब जोन से प्लेयर्स ने इसके लिए किया था रजिस्ट्रेशन। मैं हैरान तब था, मैं बलूचिस्तान की चलें बात करता हूँ, बलूचिस्तान में अगर आप दूर दराज एरियाज़ में जाएँ, ज़्यादा डिप्राइव्ड कम्युनिटी है, फिर ट्रैवल प्रोसेस बहुत ज़्यादा लंबा होता है। मैं इस चीज़ पे हैरान था कि बच्चे लस बेला से आए हुए थे। आप एक साइड का रास्ता देखें, 500 किलोमीटर आना जाना, 1000 किलोमीटर होता है, सुबह आए और एक होता है थकावट होती है, फटीग कैरी करता है एक प्लेयर, आके ट्रायल्स भी देना 11 बजे और मज़े की बात दोपहर को 3 बजे वापस भी निकलना। ये दिखाता है कि कितना जोश उस बच्चे के अंदर होता है कि मैंने दिखाना है। इस प्रोजेक्ट के तहत मैंने एक चीज़ ज़रूर देखी थी, जो आप बात कर रहे हैं ना, मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ये है स्ट्रीट कनेक्टेड का प्रोजेक्ट जिसमें आप लोग स्ट्रीट कनेक्टेड बच्चे को एम्पावर करते हो। हमारे यहाँ पर स्ट्रीट कनेक्टेड वाला जो बच्चा है, ख़ास करके आपको पता है वो बहुत से गलत कामों से और बहुत सी बुराइयों से मैं कहता हूँ गुजरा होता है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन इस प्रोजेक्ट के तहत मैंने ये ज़रूर देखा कि जब वो बच्चा अगर अच्छा खेलने वाला होता है, चाहे वो पाकिस्तान फुटबॉल टीम के अंदर आते हैं, स्ट्रीट चाइल्ड की टीम को कहीं ना कहीं वो रिप्रेजेंट करता है, जब वही बच्चा उस इलाके के अंदर जाता है उसने ज़िंदगियां बदली हैं। मैंने खुद देखा है इस चीज़ को कि ज़िंदगियां बदलते हैं उन बच्चों को, क्योंकि जो बच्चा स्ट्रीट कनेक्टेड है वो उसको देख के कहता है कि यार हाँ मैं भी कुछ ना कुछ कर सकता हूँ, मैं नाम अपना कमा सकता हूँ। हमारे क्योंकि इसमें ज़्यादातर ये लोग 3 कंपोनेंट्स होते हैं, राइट टू एजुकेट, राइट टू प्ले और राइट टू अपना राइट टू आइडेंटिटी है। लेकिन हम लोग हमेशा ये बात ज़रूर करते हैं कि जब आप एक मुल्क की सतह पे आप रिप्रेजेंटेशन करते हो ना, तो राइट टू एजुकेट
और राइट टू आइडेंटिटी आपकी ऑटोमेटिकली क्यों ख़त्म हो जाती है? क्योंकि जब आप एक मुल्क को रिप्रेजेंट करते हो वो आपकी पहचान डायरेक्टली बनता है, क्योंकि आपने मुल्क को रिप्रेजेंट किया, आपने 26 करोड़ आवाम को रिप्रेजेंट किया। फिर मैंने कहा कि जब नॉर्वे कप जाते हैं वो एक ऐसा एरिया जहाँ पर पाकिस्तान की अमूमन आपको टीम नज़र नहीं आती, जाता हैंडबॉल की टीम पाकिस्तान की वहाँ जाती है खेलने के लिए। उन इलाकों के अंदर मैंने खुद देखा है छोटे छोटे बच्चे जो पाकिस्तान आज तक ज़िंदगी में नहीं आए, जिस तरीके से वो पाकिस्तान का नारा लगाते हैं, आपको झंडा एक डेढ़ हफ्ते के लिए आपको पूरा एक फेस्टिविटी आपको पाकिस्तानी की नज़र आती है। यहाँ तक जो पाकिस्तानी कम्युनिटी कहती है कि आपने आके यहाँ पर जो हमारा एक मॉड बना हुआ था कि आपका जो नेशन है तो क्रिकेट लविंग नेशन है, फुटबॉल में आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, उधर भी बहुत ज़्यादा लेग पुलिंग इस चीज़ पे होती है। उस चीज़ को आपने बदल के रख दिया है यहाँ पर कि अब जाके लोग देखते हैं कि हाँ यार पाकिस्तान में टैलेंट है, सिर्फ आपको एक राइट प्लेटफॉर्म चाहिए, राइट पुश चाहिए। वो अनफॉर्चुनेट है जो मामला पाकिस्तान फुटबॉल के चलते हुए, लेकिन आप उस दिन हम बल्कि शो भी कर रहे थे, वो इंशाल्लाह मामला ठीक होने वाले हैं। लेकिन ये जो पूरा का पूरा मैं कहता हूँ इस वक्त जूस जो सा प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के साथ हम मिलकर कर रहे हैं, ये पूरा जूस मौजूद है बच्चों का अंडर 17 और अंडर 16 कैटेगरी का, और ये वो बच्चे हैं जो पाकिस्तान का स्टार फ्यूचर है। ऐसा क्रिकेटर ऑब्वियसली सना भी यहाँ बैठी हैं, हम खुद भी कभी कभी ऑफ एयर बात करते हैं आपसे, बल्कि हम कर रहे होते हैं। ठीक है, क्रिकेट ने बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को ऊंचाइयां भी दिखाई हैं, हॉकी ने तो बहुत ज़्यादा ऊंचाइयां आपको दिखाई हैं, क्रिकेट एक बहुत पावरफुल स्पोर्ट्स है। लेकिन यार अब वक्त आ चुका हुआ है कि आपको दूसरे स्पोर्ट्स की तरफ देखना पड़ेगा। जो दूसरे स्पोर्ट्समैन जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं वो कसम से बात करते हैं, आप सना से पूछ लो कि यार सारा का सारा जो मार्केटिंग है या सारी की सारी जो प्रोडक्शन है वो आप लोगों की तरफ है, हमारी तरफ कोई नहीं देखता। तो शायद ये राइट प्लेटफॉर्म है, इन बच्चों को भी एक सपोर्ट चाहिए, इनको भी जो मीडिया है ख़ास करके उनकी हाईलाइट की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। आप क्या समझते हैं यार, मीडिया का जो एक किरदार है इसमें वो कितना ज़रूरी है? क्योंकि फ़ुटबॉल एक बड़ा पॉपुलर स्पोर्ट है पाकिस्तान में, लेकिन ऑब्वियसली क्रिकेट ज़रा ज़्यादा डोमिनेट करता है। अब आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा पजीराई मिल रही है, जब नंबर्स आते हैं तो पता चलता है कितने लोग फुटबॉल मैच देख रहे हैं, और आप लोगों ने तो ये टैलेंट सारा देखा ही है। तो इसमें कितना ज़रूरी है कि मीडिया इस शऊर को उजागर करे कि फ़ुटबॉल पाकिस्तान में एक बड़ा पॉपुलर स्पोर्ट है। देखिए, ज़िंदगियों को जो तब्दील करने का ये प्रोजेक्ट है, और मैं इस बात को बड़े दावे से अर्ज़ करता हूँ कि यकीनन पाकिस्तान में लोगों की ज़िंदगियाँ तब्दील हो रही हैं, और वो अब करना भी चाहते हैं, एक बड़ी तादाद है। मीडिया सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। हमारी जितनी भी आज तक ग्राउंड लेवल पे जो एक गांव देहात तक आवाज़ पहुंची है वो इस मीडिया के तवज्जुह से पहुंची, और पीटीवी के तवज्जुह से पहुंची है। यकीनन बिल यकीन कि जहां पर ये देखा जाता है, जहां पर आज भी लोग बैठ के हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो एक तो उन लोगों के बारे में ये शऊर आता है, कोई तो है जो हमारे बारे में सोचे। आई एम समबॉडी हमारी कैंपेन भी थी कि हाँ मैं भी कुछ हूँ, और इस पे आपको तो शर्मीन भाई चुनाए ने हम पे एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई है जिसपे पाकिस्तान के 2 बच्चों की कहानी है। तो वो बुराई तौर पर मकसद ही हमारा ये था कि हाँ मैं भी कुछ हूँ का मकसद है कि हर वो बच्चा ये फील करे कि कौम के बड़े, कौम के नुमाइंदे वहाँ पर उनकी सरपरस्ती के लिए मौजूद हैं। और जहाँ तक गवर्नमेंट की बात करें तो हम अगर गवर्नमेंट की कहीं पर रिसोर्सेज में कमी है, कहीं पर उनके पास वसाइल की कमी है, हम उस कमी को अभी बात नहीं करते। हमें सबको मिलकर अपना किरदार अदा करना है, तो हमने वो किरदार अदा किया। लेकिन मीडिया का भी एक बड़ा पॉजिटिव रोल था जो उनकी आवाज़ बना और उन तक पहुंचा। मैं आपको यहाँ पर अर्ज़ करूँ कि 2022 में जब कतर वर्ल्ड कप हुआ और हमारे बच्चों ने शिरकत की, तो हमारी आवाज़ के ज़रिए पाकिस्तान के दूर दराज लोगों तक वहाँ तक आवाज़ पहुँची कि वो बच्चे फिर उमड़ते हुए चले आए हमारे पास। तो ये कनेक्टिविटी का जो एक माहौल है, शऊर और आगही का माहौल है, ये बेहद और अज़द ज़रूरी है कि उनको ये यकीन मिल जाए कि हमारे वो बच्चे जो कभी भी पाकिस्तान के उन दूर दराज गाँव के देहातों से निकले नहीं थे, वो नेशनल टीवी पे आके यहाँ पर आपके पास टांग से आया हुआ नौजवान बैठा, यहाँ पर आपके पास शनवारी कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान पहुँचे जो कबाइली इलाकों के बच्चे थे। तो उनको देखकर बच्चों ने ये फील किया कि यार इन बच्चों को अगर पज़राई मिल रही है तो यकीनन हम भी अगर कोई बड़ा काम करेंगे और अपनी स्किल को इम्प्रूव करेंगे तो यकीनन हमारा बच्चा जो है, हम जो है वो पाकिस्तान के लिए नाम रोशन कर सकते हैं। एक बात मैं यहाँ पर ज़रूर ऐड करूँगा, कुछ ऐसे बच्चे भी हमारे इस सफ़र में हमारे साथ शामिल सफ़र हुए कि जिनको उर्दू लैंग्वेज नहीं आती थी, लेकिन जब वो प्राइम मिनिस्टर तक उनकी रसाई हुई, प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई, उनकी आर्मी चीफ से मुलाकात हुई, तो उनको एक हौसला मिला कि यार कौम के बड़े यकीनन इन प्लेटफॉर्म के ज़रिए जहाँ हमें पज़ीराई मिली है, हमने खेल का शानदार मुकाबला किया और उनको वाकई जो है सराहा जा रहा है, तो यकीनन उन जैसे और बहुत सारे बच्चों को भी तक़वीत मिलती है कि हम भी अगर बड़ा काम करेंगे तो यकीनन हमारी बात भी आलमी मैदानों के साथ साथ पाकिस्तान के तमाम गली कूचों में गूंजती हुई नजर आएगी। तो मैं समझता हूँ कि मीडिया अपना किरदार अदा करता रहे और इस तरह की चीज़ों को अगर पज़राई मिलेगी, जैसे आपने वक्त दिया इस बात को, आज जिन लोगों ने सुनेंगे तो वो अपने बच्चों को भी मोटिवेट करेंगे। और मोटिवेशन का एक रिजल्ट मैं आपको यही बता दूँ कि हमारा प्रोजेक्ट बुनियादी तौर पर उन बच्चों के लिए थोड़े से कम आमदनी वाले घराने हैं जिनके पास वसाइल नहीं होते, मैं थोड़ा सा अगर अच्छे अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल करूँ, यकीनन वो हमारे कौम के बहुत बड़े बच्चे हैं,
लेकिन साथ साथ कुछ ओवरसीज पाकिस्तानी बच्चे जो यहाँ पर रह रहे हैं वो भी आ गए। हमारे कैंप के अंदर 2 बच्चे अपने इटालियन पासपोर्ट लेकर आए, ये बात मैंने कल भी मीडिया को बताई। तो ये भी एक बहुत बड़ा एजाज़ है हमारे लिए कि देखिए वहाँ वो बच्चे भी अपने आप को शामिल करना चाहते हैं उस दौड़ के अंदर, जहाँ पर एक स्ट्रीट चाइल्ड बच्चा अपने आप को शामिल करके पाकिस्तान का नाम और रोशन ये वो करना बच्चे जो चाहता है। बेहतर स्ट्रक्चर से आए हैं जी फुटबॉल जी में। जी 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 और उनका भी देखिए उसी मैदान में वो आकर, जहाँ पर एक हमारे स्पेशल बच्चे जो खास तौर पर स्ट्रीट चाइल्ड बच्चे की कनेक्टिविटी को हम जो बात करते हैं, स्ट्रीट कनेक्टेड बच्चे, क्योंकि फुटबॉल एक वाहिद गेम है जो 2 ईंटें रख के खेला जा सकता है। बड़ा एक फुटबॉल जो है 22 बच्चों को इंगेज कर देता है, पूरी दुनिया में देखे जाने वाला मारूफ तरीन खेल है और दुनिया इसको सराहती है, चाहती है और सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी है। तो पाकिस्तान में अगर हम सब मिलकर इसकी रिवाइवल पे काम करेंगे तो सिर्फ एक फुटबॉल नहीं और बहुत सारे ऐसे लोकल गेम्स हैं। जैसे पिछले साल हमें चीफ साहब ने जब इनवाइट किया, आर्मी चीफ साहब ने, और बच्चों को बताया कि आप हीरोज़ ऑफ पाकिस्तान हैं, तो वहाँ पर उन्होंने ये बात कही कि हम इलाकाई खेलों को भी जो है कौमी पजीराई देना चाहते हैं। हम सतही इलाकाई सतह के ऊपर भी इन बच्चों को जो है ना वो इन खेलों को फ़रोग देकर इन बच्चों को आलमी सतह पर लेके जाना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ दिस इज़ द राइट टाइम कि जहाँ पर आप अपने वसाइल का मुनासिब तकसीम भी करें, वसाइल को तकसीम भी करें, तमाम खेलों को प्रमोट करें। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में फ़ुटबॉल लवर्स, आज भी अगर आप सोशल मीडिया की ट्वीट्स उठा के देख लें, रील्स चेक कर लें, हर शहर में आपको कहीं ना कहीं 22-23 जगहों पर आज भी फुटबॉल का कोई ना कोई मैच या मेला नज़र आ रहा होगा और कोई ना कोई वहाँ पर सीरीज़ हो रही होगी। ये शो करता है कि पाकिस्तान में आसानी के साथ और बड़े थोड़े वसाइल में फ़ुटबॉल लवर्स मौजूद हैं, फ़ुटबॉल पे काम करने वाले लोग मौजूद हैं। थोड़ी सी सरपरस्ती मिल जाए, हमारे साथ लोगों का हाथ मिल जाए, तावन मिल जाए, तो यकीनन हम बड़ा काम करेंगे पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। रेहान, आपको एक बार फिर बहुत मुबारकबाद, और ख़ास तौर पर आपकी जितनी टीम है प्रोजेक्ट मैदान, वो तमाम लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका भी कि आप कौमी सतह के ऊपर इस टैलेंट को भी आगे लेकर आ रहे हैं और मेरे ख्याल से अपना कौमी फरीज़ा जो है वो अदा करें। तो बहुत शुक्रिया आपका। वैसे आपका बहुत शुक्रिया, सनामीर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। ये था आज का प्रोग्राम 360। मुझे और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।